खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछली कड़ी में आपने सुना कि लाहौर षड्यंत्र मामले में पुलिस ने जतिन दास, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार किया। जेल में अनशन करते हुए 61वें दिन जतिन दास ने मादरे वतन को अलविदा कहा। लाहौर कांग्रेस के निर्णय अनुसार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना था। सुभाष और उनके साथी स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियों में जुट गए, लेकिन पुलिस ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में शामिल होने के लिए सुभाष और किरण शंकर जिस ट्रेन में सवार हुए, उसी ट्रेन से गांधी जी भी दिल्ली जा रहे थे। अब सुनते हैं आगे की कड़ी। किरण शंकर की आंख लगने के बाद जब गाड़ी स्टेशन पर रुकी तो सुभाष गांधी जी के डिब्बे में चले गए। मणि भवन में गांधी जी और सुभाष के बीच वैचारिक मतभेद बातचीत में गहरा गए थे। बापूजी, आपका अहिंसा का दर्शन पूरी दुनिया को अपने दायरे में समेटे हुए है। उससे मानव जाति का कल्याण होता है। हिंदुस्तान के लिए घातक, यही कहना चाहते हो तुम सुभाष? नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन देश की राजनीति प्रगति जरूर बाधित होती है, ये मैं कहना चाहता हूं। वो कैसे? आपने नहीं, यदि मैंने इरविन से समझौता किया होता तो क्या करते? तो मैं तब तक नहीं मानता जब तक देश के लिए सभी बातें न मनवा लेता। गाड़ी के आगरा पहुंचते ही गांधी जी को उत्तर भारत के मानस का पता चलने लगा था। लोगों की भीड़ गांधी जी के डिब्बे के पास जमा थी और गांधी जी भगत सिंह की जान बचाएं। गांधी जी किसी तरह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचा लें। पूरी भीड़ बस यही कह रही थी। दिल्ली में भी यही सवाल गांधी जी के सामने था। वहीं सुभाष और जवाहरलाल की मुलाकात हुई। दिल्ली समझौते से हमें बहुत कुछ मिल गया है सुभाष। ये आप सोच रहे हैं दोस्त? क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? इसलिए जवाहर बाबू, क्योंकि विदेशी मीडिया से व्यक्तिगत रूप से बात करते हुए आपने कहा था कि इरविन के सामने बापू ने सरेंडर कर दिया। छोड़ो सुभाष, तुम्हें सही बात का पता ही नहीं है। जनता के दबाव के चलते भगत सिंह के मामले में बापूजी वायसराय से मिलने चल दिए। जाते समय जवाहर ने भी बापू से भगत सिंह मामले पर चर्चा की बात कही। बापू, जनता का बहुत दबाव है, कुछ भी कीजिए, भगत सिंह को बचा लीजिए। समझौते को भी मानना है। जो मैं कर चुका हूं उसका पालन करना मेरा धर्म है। आप समझौता तोड़ सकते हैं। आयरलैंड में सिन फेन के नेताओं ने कई बार समझौते भंग किए हैं। वायसराय से मिलकर लौटे गांधी जी के चेहरे पर नाराजगी के भाव देखकर सब समझ गए कि भगत सिंह को बचाना संभव नहीं है। उसे और उसके साथियों को ब्रिटिश सरकार फांसी पर लटकाकर ही मानेगी। सरदार पटेल ने गांधी जी से चर्चा की। बापू, उनकी फांसी टलने की कोई संभावना नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 10,000 लोगों के हस्ताक्षर वाला आवेदन वायसराय के पास भेजा गया है, जिसमें मांग की गई है कि कोई भी कार्रवाई में जल्दबाजी ना करें। उन्हें विचार करना ही होगा। कुछ बुरा होने वाला होगा तो जल्द तो नहीं होगा। इरविन बातचीत के लिए समय तो देंगे अवश्य। कांग्रेसी अधिवेशन के लिए कराची निकल पड़े। ट्रेन में सभी को तीनों देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु
और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दिए जाने की खबर लगी। तीनों के शवों को भी उनके परिजनों को नहीं सौंपा गया था, जेल में ही उन्हें जला दिया गया था। पंजाब प्रांत में तनाव फैल गया था। कराची के पास मलीर स्टेशन पर युवाओं ने गांधी जी को काले फूल सौंपकर अपनी नाराजगी जताई। पंजाब जवाब मांग रहा था, पर गांधी जी के पास कोई उत्तर नहीं था। युवाओं के उग्र हुए तेवरों के पीछे आचार्य कृपलानी और राजा जी को सुभाष का हाथ लग रहा था। सुभाष, भगत सिंह की फांसी ने जितना तुम्हें आहत किया है उतना मुझे भी। भाई साहब, ये सारी हत्याएं टाली जा सकती थी। समझौते में गड़बड़ी होने पर जरूरी नहीं था हस्ताक्षर किए जाएं। जबरन तो अंग्रेज करा नहीं सकते थे। सुभाष, तुम मुझे बड़ा भाई मानते हो ना? उसी अधिकार से मैं चाहता हूं तुम अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखो। भाई साहब, कैसे गुस्से पर काबू करूं? गांधी जी ने तो समझौते पर हस्ताक्षर कर दुनिया में हमारे आंदोलन का मूल्य कम कर दिया है। हमें अपने साथियों को खोना पड़ा है। इरविन को भी इससे क्या मिला है? बहुत कुछ। कांग्रेस अधिवेशन से पहले देशभक्तों को फांसी पर चढ़ाना, मेरा मानना है कि उनकी बलि चढ़ाकर गांधी जी की छवि को धूमिल कर दिया गया है। सुभाष, तुम्हें हम लोगों की सोच पर कभी भी विश्वास नहीं रहा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बाद तो बिल्कुल नहीं रहा। भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने के बाद से युवा गांधी जी से खासे नाराज थे। इस नाराजगी की आंच से कराची अधिवेशन के माहौल में भी गुस्से की गर्माहट थी। अधिवेशन स्थल पर बने कांग्रेस नगर में गांधी जी भाषण दे रहे थे, लेकिन वहां मौजूद नौजवान उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। नौजवानों के गुस्से को शांत करने की रणनीति के चलते भगत सिंह के बुजुर्ग पिता किशन सिंह को मंच पर लाया गया। गांधी बाबा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गांधी बाबा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी बाबा वापस। आखिर तुम लोग मेरे ऊपर इतने गुस्सा क्यों हो? मैं दुबला पतला इंसान हूं, आसानी से उसे तुम खत्म कर सकते हो, लेकिन मैं जिस अहिंसा की राह पर चलते हुए आजादी हासिल करना चाहता हूं, उस राह को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये सच है कि मैंने भगत सिंह के बारे में नहीं सोचा, पर मैं नहीं मानता कि समझौते में कोई चूक हुई है। मैं जानना चाहता हूं देश के लिए किस तरह की शासन व्यवस्था चाहते हैं आप लोग। हिंदुस्तान के लिए हमारी सोच समाजवादी है। हम समाजवादी गणराज्य चाहते हैं, ऐसी आजादी जो मिलावट से रहित हो, एक क्रांतिकारी व्यवस्था। बिना क्रांति के रास्ते आसानी से आजादी मिलना संभव नहीं है। कांग्रेस के ध्येय और उसकी नीति में बेहद सुस्तपन और शर्मिंदा करने वाला गठजोड़ है। यही वजह है कि अंग्रेज सरकार अपनी करतूतों में कामयाब हो रही है। सुभाष, तुम्हारा क्रांतिकारी कार्यक्रम क्या है, यह बताओ पहले। समाजवादी सिद्धांत के बूते किसानों और मजदूरों को एकजुट किया जाए, नौजवानों को अनुशासित संगठन बनाया जाए, जात पात के भेदभाव को खत्म किया जाए, अंधविश्वासों से जनमानस को बाहर निकाला जाए, महिलाओं के समग्र विकास के लिए जागृत संगठन बनाया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। भगत सिंह की शहादत से प्रज्वलित हुई क्रांति की आग की तपिश को ठंडा नहीं होने देंगे हम। हर युवा के दिल में यह आग तब तक धधकनी चाहिए जब तक कि हम आजादी हासिल नहीं कर लेते। समझौता करने में साथ देने वालों की देशभक्ति पर शंका करने का कारण मेरे पास नहीं है।
लेकिन अब जंग के हर मौके पर जनता को निष्क्रिय बनाने और ब्रिटिश सरकार के मकसद में साथ देने की राजनीति कतई नहीं चलने दूंगा। बापूजी, हिंदुस्तान की जमीन पर क्रांति का घोष इतना ऊंचा सुनाई दे जिसकी आवाज से दुनिया के साम्राज्यवादियों के जुल्म की दीवारें भरभरा कर जमीन में मिल जाए। इंग्लैंड के गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी को कुछ हासिल नहीं हुआ था। देश का माहौल अचानक बदल गया था। उत्तर प्रांत में लगान न देने का आंदोलन शुरू हो गया था। गांधी जी से मिलने आ रहे जवाहरलाल और लाल सेना के करता धरता गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुभाष के दोस्त नरीमन अभी अभी जेल से छूटे थे। बदले हालातों को लेकर कांग्रेस कार्यकारिणी की गुप्त बैठक हुई, जिसमें बापू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शीघ्र शुरू करने को कहा। मौजूदा हालातों में कांग्रेस खेमे में उत्साह केवल दिखावा था। सच तो ये था कि कांग्रेस अपराध बोध से घिरी थी। दिल्ली से बोझ बंधुओं पर कार्रवाई का आदेश आ चुका था। गोलमेज सम्मेलन के बाद से ही गांधी जी खासे निराश हैं सुभाष भाई। वो हताशा से उबर नहीं सके। इस असफलता का कारण क्या हो सकता है सुभाष भाई? मेरा तो ये मानना है कि गांधी जी भारत का प्रतिनिधित्व करने इंग्लैंड गए ही नहीं थे। वो मानवता के पुजारी बनकर इंग्लैंड गए थे। गांधी जी हमेशा जगत गुरु और राजनीतिज्ञ दोनों की भूमिकाओं के रूप में भटकते रहते हैं और ज्यादातर मौकों पर दोनों की भूमिकाएं गड़बड़ा जाती हैं। नतीजा ये होता है कि देश को कुछ हासिल नहीं होता। ये बात तो सही है सुभाष भाई। गांधी जी को किसी एक भूमिका को निभाना चाहिए। ये राजनीति का मिजाज अलग होता है और जगत गुरु का मिजाज अलग। इससे बापूजी ना तो राजनीतिज्ञ रह पाते हैं ना मानवता के पुजारी। बस घालमेल ही घालमेल होता जाता है उनके व्यक्तित्व में। इससे आजादी की लड़ाई किसी एक रास्ते पर नहीं चल पाती। वो कभी गांधी जी के राजनीतिक मिजाज से चलती है तो कभी जगत गुरु के हिसाब से। नतीजा सामने है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे नौजवान फांसी के फंदे पर पहुंच गए। उग्र क्रांतिकारियों की किस्मत भी बापू ने अंग्रेजों के हाथों में दे दी है। एक बात बताऊं सुभाष भाई, गांधी जी तो ठीक हैं, लेकिन तुम अपना ध्यान रखो। सुना है कलकत्ता पुलिस आपको तलाश कर रही है। एक मिनट, मैं देखता हूं सुभाष भाई। हेलो, अरे तो कौन बोल रहा है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, सुभाष भाई ये तुम्हारा फोन है। हेलो हेलो हेलो, कोई बोलता ही नहीं। हेलो हेलो हेलो, क्या हो रहा है नरीमन भाई? कोई बोलता ही नहीं। सुभाष भाई, बंबई में कोई तुम्हारा चाहने वाला है क्या? वैसे तो कई रिश्तेदार और दोस्त हैं यहाँ। कोई युवती भी है क्या? ओह, तो ये बात आप तक भी पहुंच गई। हाँ भाई, तुम्हारे बंबई आने की सूचना भी तुमसे पहले उसी ने दी थी। उसने कई बार फोन किया। मुग्धा नाम है ना उस युवती का। उसकी चिट्ठियों ने तो कलकत्ते में भी हलचल मचा दी है। पुलिस और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैंने बंबई में विवाह कर लिया है। दूसरे दिन सुभाष घर से बाहर निकले तो मुग्धा सामने दूर खड़ी थी। वो सुभाष को टकटकी लगाकर देख रही थी। सुभाष को देखते ही वो मुंह छिपाते हुए गली में भाग गई। अरे सुभाष भाई, अरे वो अरे उधर नहीं, इधर, ये इस तरफ, वो हाँ वही है मुग्धा। अरे तो फिर ये पागलों की तरह क्यों भागी? अरे यही तो लज्जा है सुभाष बाबू। हमारे महाराष्ट्र में ये परंपरा है, जब कोई अपना प्रिय सामने आता है ना
तो ये स्वाभाविक ही प्रकट हो जाती है, लज्जा। गांधी जी के झंडे के नीचे सविनय अवज्ञा आंदोलन का आदेश मिलने से सुभाष खुश थे। वो बंगाल में आंदोलन की धार से गांधी जी को बंगाल का जादू दिखाने के लिए दादर स्टेशन से कलकत्ता के लिए रवाना हुए। ट्रेन दौड़े जा रही थी। अगला स्टेशन कल्याण आया। तभी कलकत्ता पुलिस के एक दस्ते ने डिब्बे में घुसकर सुभाष को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें शिवनी बंदी गृह ले जाया गया। चलिए हमारी साथ। मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पता नहीं। पर तुम्हें पता क्या है? ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से आदेश का क्या मतलब? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सुभाष को स्टेशन पर उतार लिया गया। सुभाष की गिरफ्तारी की खबर लगते ही युवाओं की भीड़ कल्याण स्टेशन पर जमा होने लगी। मुझे गिरफ्तार कर जेल क्यों लाया गया? कांग्रेस को अभी करार दे दिया गया है। गांधी जी और देश भर में फैले उनके सभी सहयोगियों को बंदी बना लिया गया है। कांग्रेस के सभी ऑफिसों पर ताले लगा दिया गया है। फंड और डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिया गया है। हजारों लोग जेल में पहुंच चुकी है और अभी धार पकड़ जारी है। अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो गए। पहले गांधी जी से मीठी मीठी बातें कर दिल्ली में समझौता कर लिया और अब कांग्रेस के आंदोलन को बर्बरता से कुचल दिया। गांधी जी की लड़ाई की शुरुआत का शंखनाद करने का मौका अंग्रेजों की चाल में खत्म हो गया। सुभाष वैसे तो कई कारागारों में रह चुके थे, लेकिन शिवनी बंदी गृह किसी नरक से कम नहीं था। यहां गर्मी और सर्दी से बचना कैदी के ऊपर ही था। न दरवाजे न खिड़की थी, तो बस नरकीय जीवन भोगने की मजबूरी। सुभाष का वजन घटने लगा था। वे एक बार फिर टीबी की चपेट में आ गए। वो बहुत दुबले हो गए। एक दिन शरद बाबू को भी गिरफ्तार कर उसी जेल में लाया गया। मेजदा, आप यहाँ कैसे? रेगुलेशन एक्ट 1818 की धारा 3 में गिरफ्तार कर यहाँ लाया गया है। मेजदा, आपको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था क्या? ऐसा प्रावधान कहाँ है कानून में? गिरफ्तारी की वजह क्या बताई है? ये बताने के लिए सरकार बाध्य नहीं, वो सिर्फ गिरफ्तार करना जानती है। कितने दिन तक के लिए? जब तक चाहे, बेमुद्दत। शरद बाबू का जेल में साथ सुभाष के लिए बहुत बड़ा सुकून था, लेकिन शानो शौकत और नौकर चाकरों के साथ रहने वाले शरद बाबू की जेल की जिंदगी सुभाष को बेचैन कर रही थी। सुभाष ये सोचकर चिंतित थे कि घर में किस तरह माता पिता, विभा भाभी और राजबंदियों के निराश्रित बच्चों के दिन कट रहे होंगे, क्योंकि शरद बाबू की कमाई से ही उनका काम चलता था।
एक दिन अचानक विभा भाभी जेल पहुंची। उनकी दुर्बल काया देखकर दोनों भाइयों के कलेजे दहल गए। विभा भाभी, कहिए, कैसा चल रहा है आपका घर बार? सब ठीक है ना? देवर जी, आप हमारी छोड़िए, अपनी चिंता कीजिए। देखिए कितने कमजोर हो गए हैं आप। इनके गिरफ्तार होने के बाद तो सरकार ने घर पर ताला ही लगा दिया। सारे कागजात देखे गए। अभी भी पुलिस के कुछ खुफिया लोग घर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। विभा, अपने विद्यार्थियों का क्या हो रहा है? पढ़ाई तो बंद हो गई होगी। शुरू में जरूर थोड़ी सी लापरवाही हुई, बच्चे भी सहमे हुए थे, पर मैं इधर उधर से व्यवस्था कर काम चला लेती हूँ। पैसे पूरे हो जाते हैं? अनेक विद्यार्थी आधे वजीफे से ही काम चला लेते हैं। कुछ को पार्ट टाइम जॉब मिल गया है, पर सबके सब बस आपके छूटने का ही इंतजार कर रहे हैं। बदले हुए हालातों में नौकर भी हर हाल में काम करने को तैयार है। ड्राइवर शेख अहमद से जब मैंने दूसरी नौकरी के लिए कहा तो उसने कहा कि जिस घर का नमक खाया है, आज वो संकट में है तो मैं वहां से चला जाऊं। बस अब दिल्ली जाकर मैं वॉइसराय से मुलाकात कर आप लोगों को कानूनी सुविधाएं और अधिकार दिलाकर ही रहूंगी। माँ बाबा ने कुछ कहा है क्या? हाँ, उन्होंने कहा है कि हमारी कोई चिंता ना करें, आप लोग बस अपना ख्याल रखें। जेल में सुभाष की हालत बिगड़ती जा रही थी। हर पल वो दर्द के साथ जी रहे थे, लेकिन अपनी पीड़ा की शरद बाबू को भनक न लगे, इसके लिए वो कराहते तक नहीं थे। लेकिन सुभाष की सेहत शरद बाबू से छिपी नहीं थी। भारी भोजन न पचा पाने के कारण मेजदा ने उनके लिए माड़ और सूप का इंतजाम कर लिया था, लेकिन सुभाष ने जेल में अनशन शुरू कर दिया। पगले, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो तूने खाना पीना छोड़ दिया है? माजदा, आप मेरी सेवा क्यों करते हैं? खुद की डायबिटीज की चिंता किए बिना दूसरे की सेवा करना कहाँ तक सही है? क्या मतलब? माजदा, जेल में आपकी डायबिटीज बढ़ गई है। मुझसे छिपाकर आप इंसुलिन लेते हैं ना? मुझे क्या इसका पता नहीं है? चल छोड़ सुभाष, कल से तू मेरा डॉक्टर बन जाना। जो कहेगा मानूंगा, पर अभी तो थोड़ा सा मार पी ले। दिल्ली जाकर विभावती ने गृह सचिव हलेट से मुलाकात कर सुभाष के इलाज के लिए दूसरे जेल भेजने का आग्रह किया, लेकिन सुभाष की फाइल देखकर गृह सचिव तैयार नहीं हुए। बाद में यूरोप में इलाज की अनुमति दी गई। खाइए मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे देवर जो राजबंदी हैं और बीमार हैं, उन्हें छुड़ाने की गुहार लगाने आई हूँ। क्या बीमारी है? टीबी और पेट का रोग है। ट्यूबरक्लोसिस? ऐसी स्थिति में तो उसे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। यही कहने तो आई हूँ आपके पास, कोई सुन ही नहीं रहा है। ओके, क्या नाम है आपकी देवर का? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस? मैडम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी मैडम, आपका देवर खतरनाक क्रांतिकारी है। आज की तारीख में उस जैसा ब्रिटिश सरकार का कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। मैं उसका हेल्प
कैसे कर सकता हूँ? आगे से हम उसकी सेहत का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? शिवनी और जबलपुर के कारागार में मैं होकर आ रही हूँ। वहाँ मेरे देवर को तपती हुई छत के नीचे सुलाते हैं, जहाँ जानवर भी बांध दिए जाएं, तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऐसे में इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? आप जो कह रहे हैं वो ध्यान देने योग्य है, लेकिन मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यदि सुभाष की जेल में जान गई तो आपकी सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। मैं चाहती हूँ सुभाष के भाई सुनील चंद्र, जो खुद डॉक्टर हैं, उन्हें सुभाष के साथ रहने दिया जाए। ये संभव नहीं है। देखिए, हम उसके इलाज का पूरा खर्च उठा लेंगे। आप बस सुभाष को बंगाल के किसी जेल में शिफ्ट कर दीजिए। नो 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 नो, बंगाल की किसी भी जेल में शिफ्ट करने का नाम मत लीजिए। अभी वायसराय से बंगाल के गवर्नर का बैठक हुआ है। वो खूंखार अपराधियों की भीड़ बंगाल के जेलों में लेने को तैयार है, लेकिन सुभाष का नाम तो सुनना नहीं चाहता। अंडरस्टैंड? किसी भी प्रांत में भेज दीजिए, बम्बई भेज दें। वहाँ मेरे देवर शैलेश बाबू वहीं रहते हैं। बम्बई नहीं भेज सकते तो पंजाब भेज दें, वहाँ डलहौजी के पास इलाज हो जाएगा। सॉरी मैडम, आपका देवर अंग्रेज सरकार का नंबर 1 का दुश्मन है। किसी प्रांत की सरकार उसे अपने यहाँ रहने देने को तैयार नहीं है। अंग्रेज सरकार उसे जीने भी नहीं दे रही है, उसकी मौत की जिम्मेदार भी नहीं बनना चाहती। आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? साफ साफ बता दीजिए। मैडम, यदि आप सुभाष को विदेश ले जाना चाहते हैं तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।